फिर से एक बार स्वागत है आपका डेबिट एंड क्रेडिट पर। क्लास 11th अकाउंटिंग के थ्योरी बेस पर बेस्ड हमारे इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए जिस कॉन्सेप्ट से आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अकाउंटिंग करते वक्त बिजनेस की सिर्फ वही इंफॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है जिसे मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, जिसे मनी की टर्म में बताया जा सके। ऐसी बिजनेस की कोई भी इंफॉर्मेशन जो कितनी भी रेलेवेंट हो, अगर उसे मनी की टर्म में नहीं बताया जा सकता तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। उदाहरण से समझते हैं। एक शॉप है, एक दुकान है जिसमें दो असिस्टेंट काम करते हैं। उन दोनों असिस्टेंट को 10,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिलती है। उनमें से एक असिस्टेंट बहुत ईमानदार है, मेहनत से काम करता है, जबकि दूसरा उसका बिल्कुल उल्टा है। जो ईमानदार है वो बिजनेस को मदद करता है, बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करता है, जबकि दूसरे से बिजनेस को कोई फायदा नहीं होता। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में ये जो उनका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। उनको जो दी जाने वाली सैलरी है 10,000 रुपीज पर मंथ, वही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जा सकती है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहती है only those business information which can be expressed in term of money can be recorded in the books of account. Any information which cannot be expressed in monetary term cannot be recorded in the books of account. तो ये अकाउंट का एक लिमिटेशन भी हो जाता है। अगली जो कॉन्सेप्ट है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब किस रेवेन्यू को किस एक्सपेंस के साथ कंपेयर करें और किस अकाउंटिंग पीरियड में करें, तो ये कॉन्सेप्ट कहती है देयर शुड बी मैचिंग। उन रेवेन्यू में और एक्सपेंसेस में मैचिंग होनी चाहिए, यानी कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में किसी पर्टिकुलर इनकम को, रेवेन्यू को कमाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस उस अकाउंटिंग पीरियड में किए गए हैं वो उस रेवेन्यू से कंपेयर किए जाने चाहिए प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए। मिस्टर एक्स एक ओनर है, सिटी में उनकी दो लोकेशंस पर दो शोरूम्स हैं। अगर वो अपने शोरूम्स की इनकम अलग अलग निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट अलग अलग निकालना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? वो शोरूम ए की रेवेन्यू में से शोरूम ए के एक्सपेंसेस को लेस कर दें, शोरूम बी की रेवेन्यू में से शोरूम बी के एक्सपेंसेस को लेस कर दें। चाहे तो दोनों शोरूम्स को ऐड करके रेवेन्यू को, उनकी कंबाइंड एक्सपेंसेस को लेस कर दें तो उनको ओवरऑल रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। और अलग अलग निकालना चाहें तो ए की रेवेन्यू में से ए के एक्सपेंस लेस कर दिए और बी की रेवेन्यू में से बी के एक्सपेंसेस लेस कर दिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते कि ए की रेवेन्यू में से बी शोरूम जो है उसके एक्सपेंसेस भी लेस कर दें, तो वहां पर वो मिसमैचिंग हो गई है। उसके अलावा एक एसेट को खरीदा गया है जो 1 लाख रुपीस की है, जो कम से कम 10 ईयर्स सर्व करने वाली है, 10 साल सर्विस देने वाली है। तो जिस साल खरीदा गया है उसी साल में पूरा का पूरा 1 लाख रुपीस को एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जो 1 लाख खर्च किया गया है वो अगले 10 सालों में उस एसेट को यूज करने के लिए खर्च किया गया है। तो हर साल 1/10 को एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो पूरी कोशिश हम क्या करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि जो भी एक्सपेंसेस जिस साल में इनकर हुए हैं इनकम को कमाने के लिए, रेवेन्यू को कमाने के लिए, उस रेवेन्यू के अगेंस्ट में सिर्फ वही खर्चे बुक किए जाने चाहिए। देयर शुड बी मैचिंग बिटवीन एक्सपेंसेस एंड इनकम। हमारी अगली कॉन्सेप्ट जिस पे हम बात करेंगे वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का ही एक्सटेंशन है और ये कॉन्सेप्ट कहती है कि जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं जिनको भी बिजनेस में 1 साल से ज्यादा यूज किया जाना है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स कहलाती हैं। और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर लॉन्ग टर्म एसेट को उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज या कंस्ट्रक्शन के हिसाब से यूज किया जाना चाहिए। अगली जो कॉन्सेप्ट है वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट।
ड्यूअल माने दो, एस्पेक्ट माने पक्ष। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट कहती है कि अकाउंटिंग करते वक्त दोनों एस्पेक्ट्स की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। व्हाइल अकाउंटिंग बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। आगे चलते हैं और अगली कॉन्सेप्ट जो हम लेते हैं वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहती है कि अकाउंटिंग की शुरुआत करते वक्त बिजनेस ने जो अपने फर्स्ट ईयर ऑफ अकाउंटिंग में जो भी प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए थे अकाउंटिंग करने के लिए, और उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए जो टेक्निक्स अडॉप्ट करी थी बिजनेस ने, वो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाती हैं। और अकाउंटिंग पॉलिसी जो एक बार बनी हैं उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। पॉलिसी once adopted should consistently be followed। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है जो कहता है कि सिर्फ दो ही सूरतों में एडॉप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया जाना चाहिए, या तो ऐसा कोई लीगल रिक्वायरमेंट हो या किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट हो, या फिर अकाउंटेंट को खुद अगर लगता है कि नई पॉलिसी पुरानी पॉलिसी की जगह पर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बिजनेस इंफॉर्मेशन के बेटर डिस्क्लोजर में हेल्प करेगी, तो उस केस में भी अकाउंटेंट पॉलिसी को चेंज कर सकता है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहती क्या है? अकाउंटिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स वंस अडॉप्टेड शुड कंसिस्टेंटली बी फॉलोड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहता है policy once adopted can only be changed if law requires or there is a requirement of any accounting standard। या फिर खुद अकाउंटेंट को ऐसा लगे कि नई पॉलिसी पुराने की तुलना में बेटर डिस्क्लोजर में हेल्प करेगी, तब भी पॉलिसी को चेंज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि वो कैसे नई पॉलिसी पुरानी की तुलना में बेटर डिस्क्लोजर में हेल्प करती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए प्रिंसिपल्स के साथ।